हे गाइस, सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 2 का पार्ट 2। ठीक है। टॉपिक है ट्राइपाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। कन्नौज, which was the capital of Harshvardhana, had a very strategic location. Control over Kannauj meant control over the entire Ganga valley and also the control over the trade and resources of the fertile region. From 8th century onwards, there was a struggle for the control over Kannauj between the kingdoms of the Tiharas, the Pals, and the Rashtrakut. Conflict between these three powers over the territory of Kannauj continued for about 200 years. Since the struggle involved three parties, it is known as tide struggle. One of the main reasons for the struggle was that more territories meant more resources to maintain large armies. However, the conflict weakened all the three dynasties and resulted in the decline of all the three kingdoms. हमें क्या बताया जा रहा है कि जो कन्नौज थी वो हर्षवर्धना की राजधानी थी। ठीक है। और वो बहुत ही बड़ी रणनीतिक स्थान था, यानी कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन था। ठीक है। कोई भी पावरफुल डायनेस्टी कन्नौज पर नियंत्रण करती, कन्नौज पर कंट्रोल कर लेती है, इसका मतलब क्या है, पूरी गंगा घाटी पर उसका नियंत्रण हो जाएगा, उसका कंट्रोल पूरी गंगा घाटी पर हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा कि उसके उपजाऊ जितने भी क्षेत्र होंगे या फिर व्यापार होगा उस और उसका जितने भी संसाधन होंगे उस सब पर उसका नियंत्रण हो जाएगा, यानी कि वो सबसे पावरफुल डायनेस्टी हो जाएगी। ठीक है। कारण क्या हुआ कि 8th सेंचुरी के बाद से प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच कन्नौज को लेकर, मतलब उसके नियंत्रण के लिए कि ताकि कौन सा किंगडम उसके ऊपर नियंत्रण करेगा, इस चीज़ के लिए तीनों में संघर्ष चल रहा था। ठीक है। कन्नौज के क्षेत्र पर इतने मतलब इन तीन जो शक्तियाँ थी वो उस पर कंट्रोल करना चाहती थी। उसके लिए लगभग इन तीनों के बीच लगभग 2 साल तक युद्ध चलता रहा। इसमें जैसे 3 किंगडम शामिल थे, 3 पक्ष शामिल थे, इसलिए इसको क्या नाम दिया, त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है। इसका नाम ही हो गया कि त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में इसको जाना जाने लगा। ठीक है। और ये इन दोनों के बीच लड़ाई इसलिए हो रही थी, स्ट्रगल इसलिए हो रहा था क्योंकि अगर कोई भी एक कंट्रोल कर लेता तो उसको सिर्फ एक बड़ा क्षेत्र नहीं मिल जाता, बल्कि एक बहुत ही बड़ी सेना मिल जाती, आर्मी मिल जाती। ठीक है। उन्हें मतलब उनको बहुत ज़्यादा संसाधन भी थे इस चीज़ के लिए। ठीक है। और संघर्ष ने मतलब हाँ, जब ये संघर्ष हुआ तो तीनों राजवंशी जितने भी थे वो सारे कमज़ोर हो गए। ठीक है। इसका परिणाम क्या हुआ, यानी कि इसका रिजल्ट ये हुआ कि तीनों किंगडम जो थे वो डिक्लाइन हो गए। ठीक है। उनका फिर नामो निशानी मिट गया। हमारा द राजपूत्स। The word Rajput is derived from the Sanskrit word Rajaputra, which means the son of a ruler. The term generally applies to the warrior who claim to belong to the Kshatriya tribe of Aryans, which include the kings as well as the commanders of army and ordinary soldiers. Some believe that they were the descendants of Central Asian tribe who settled in India after the Hun invasion. Some Rajput claim to belong to Suryavanshi clan, born of sun, founded by Lord Rama, while others claim to belong of Chandravanshi clan, born of moon, founded by Lord Krishna. There are still others who believe in the Anikula theory. According to them, Brahmins performed a yajna to protect themselves. During that yajna, 4 heroes emerged from the scarce fire and they found the 4 major Rajput clans. Brahmins or Chauhans of Rajasthan, the Solankis or Chalukyas of Gujarat, the Paramars of Malwa, Gujarat Parthihars of Rajasthan. It's Gurjar Pratihars of Rajasthan. Rajputs were very patriotic, loyal, and brave people because of their contribution of the culture and politics of India. The period between the 8th and 12th century AD is called the Rajput period. हमें राजपूत के बारे में बताया गया है, तो हम पहले जान लेते हैं राजपूत शब्द आया कहाँ से। राजपूत शब्द सांस्कृतिक शब्द है। ठीक है। जो कि राजपुत्र से लिया गया है। इसका अर्थ ये होता है कि सन ऑफ द रूलर, यानी कि एक शासक का पुत्र, राजपुत्र। ठीक है। जो शब्द है ये उस पे लागू होता है जो किसके होते हैं, जो एक क्षत्रिय के बेटे होते हैं या फिर एक कमांडर होते हैं या फिर एक सोल्जर के बेटे होते हैं, फिर किसी रूलर के बेटे होते हैं। ठीक है। कोई एक सामान्य शामिल होते हैं, मतलब एक सैनिक होते हैं। ठीक है।
ये जो राजपूत होते हैं उनमें से कई सारे अलग अलग विचार के हैं, तो उनका दावा ये है कि वो इधर से आए हैं उधर से आए हैं, तो हम जान लेते हैं कि कौन क्या बोलता है, ठीक है। तो कुछ राजपूत का मानना है कि वे मध्य एशिया से आए हैं, ठीक है, मतलब मध्य एशिया के वंशज थे, जो कि हुनो एक आक्रमण हुआ था, ठीक है, उसके बाद वे भारत में आए थे, ठीक है। और कुछ राजपूत वंश का मानना है कि भगवान राम द्वारा स्थापित सूर्यवंशी कबीले से संबंधित होने का दावा करते हैं, ठीक है। का मानना है कि वो सूर्य से पैदा हुए हैं। अन्य का मानना है कि वो भगवान कृष्ण द्वारा स्थापित चंद्रवंशी कबीले यानी कि वो चांद से पैदा हुए हैं, ठीक है। तो सबका अलग अलग मानना है, कोई बोलता है हम सूरज से आए हैं, कोई बोलता है हम चांद से पैदा हुए हैं, कोई बोलता है कि हम हुनों का आक्रमण हुआ था उसके बाद हम भारत आए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाद भी और भी लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं कि उनके अनुसार ऐसा है कि ब्राह्मण ने अपनी रक्षा के लिए एक यज्ञ परफॉर्म किया था, ठीक है, एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ के दौरान 4 वीर पवित्र अग्नि से निकले और उन्होंने 4 प्रमुख राजपूत वंशों की स्थापना की, यानी कि जब वो यज्ञ कर रहे थे तो उस आग के अंदर से 4 लोग निकले जो कि राजवंशी थे और वो बहुत ज़्यादा वीर पुरुष थे, और उन चारों को अलग अलग नाम दिया गया, जैसे कि चामन और चौहान जो कि राजस्थान के थे, सोलंकी और चालुक्य जो कि गुजरात के थे, परमारसी और मालवा के जो कि मालवा के थे, और गुर्जर प्रतिहार जो कि राजस्थान के थे, ठीक है। जो थे वो बहुत ही ज़्यादा देशभक्त थे, ठीक है, और वफादार बहादुर मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेव लोग थे, ठीक है। भारत की संस्कृति और राजनीतिक में उनके योगदान के कारण 8वीं और 12वीं शताब्दी में मतलब राजपूत का ही काल कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा बिखरे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब उभरे हुए थे, ठीक है। उनको उनके जितने भी योगदान थे, उनकी जितने भी कंट्रीब्यूशन थे, उस सब के कारण उनको 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच के पीरियड को क्या बोला जाता है, राजपूत काल यानी कि राजपूत पीरियड बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा चौहान्स ruled over the region around Ajmer and Delhi. The most famous Chauhan ruler is Prithviraj Chauhan, who ruled from AD 1168 to AD 1192. Prithviraj defeated Muhammad Ghori at the Battle of in AD 1191. However, Muhammad Ghori again attacked the next year at the same place, and this time he defeated Prithviraj. This defeat of Prithviraj led to the establishment of Turkish rule in India. चौहान्स के बारे में बताया जा रहा है। जो चौहान्स थे वो कहाँ पे शासन किया था, उन्होंने अजमेर और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया था, ठीक है। और सबसे प्रसिद्ध जो चौहान शासक थे उनका नाम था पृथ्वीराज रासो, मतलब पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने 1168 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है। पृथ्वीराज ने 1191 ईस्वी में तराइन से युद्ध किया और मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ने अगले वर्ष फिर से उसी स्थान पर आक्रमण किया, लेकिन इस बार किसके पराजित हुआ, पृथ्वीराज रासो इस बार पराजित हो गए। पृथ्वीराज चौहान, सॉरी मेरे मुंह से बार बार रासो निकल रहा है, पृथ्वीराज चौहान इस बार पराजित हुए, ठीक है। पृथ्वीराज की इस हार के कारण भारत की जो टर्किश थी वो भारत पे शासन करने लगी, ठीक है। हमारा टॉपिक है टर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया। Were the first Muslim invader who attempted to enter India through Sindh. They were defeated. It were the Turk who laid the foundation of Muslim ruler in India. पे टर्किश के बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया, बस इतना ही बताया गया कि वो पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे और उन्होंने सिंध नदी के द्वारा भारत में प्रवेश करने की कोशिश की थी, ठीक है। उसके बाद वे हार गए थे। वो टर्किश ही थे, यानी कि वो तुर्क ही थे जिन्होंने भारत में मुस्लिम शासक की नींव रखी थी, यानी कि उन्होंने ही मुस्लिम शासक को उत्पन्न किया था। हमारा टॉपिक है महमूद ऑफ गांजी। Mahmud, the ruler of Ghazni, was the first Turkish invader to invade India. He invaded from the northwest of India. He was attracted towards India because he wanted to accumulate India's wealth. In fact, his main objective was to plunder India's rather than to establish his rule in India. Weak political condition of India made it easy for him, as he did not face tough resistance from Indian ruler. He carried out 17 raids on India, one after the other, in 25 years between AD 1001 to 1025. Mahmud mainly targeted the rich temple cities like Kannauj, Mathura and Somnath, and took away immense wealth for the temple. His most important raid was the Somnath temple.
महमूद था वो गजनी का शासक था और वो पहला व्यक्ति था जो भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। और वो पहला तर्किश था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। उसने भारत के उत्तर पश्चिमी में आक्रमण किया। वो भारत की ओर आकर्षित था क्योंकि वह भारत की संपत्ति जमा करना चाहता था, ठीक है। वास्तव में उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत में अपना शासन स्थापित करना, मतलब शासन स्थापित करने के बजाय भारत को लूटना था, ठीक है। कमज़ोर राजनीतिक स्थिति ने उनके लिए इसे आसान बना दिया था, ठीक है। क्योंकि उस समय भारत में ना पॉलिटिकल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। यहाँ के रूलर मतलब बहुत ही ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। वो मतलब अब खुद में ही रहते थे, क्योंकि तब भारत में जो यहाँ के लोग थे वो अपने में ही लड़ाई करते थे, अपने ही जाति को लेकर लड़ाई करते थे, जिसके कारण क्या हो गया कि उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया भारत को लूटना, ठीक है। क्योंकि क्या था कि उन्हें भारतीय शासक के कड़े प्रतिरोध का सामना करना नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि यहाँ के शासक तो खुद में ही लड़ाई कर रहे हैं, और अगर वो आता तो यहाँ के शासक उसको कुछ नहीं बोलते इसके कारण, ठीक है। तो फिर उसने क्या किया कि वो उसने 1001 से 1025 AD के बीच में 25 ईयर्स में एक के बाद एक भारत पर 17 छापे मारे, ठीक है, यानी कि रेड डाली 17 बार था। उसने मुख्य रूप से अमीर मंदिरों को निशाना बनाया था, क्योंकि वो जानता था कि जो मंदिर होते हैं, लोग कोई भी फेस्टिवल होता है तो वो मंदिरों में जाकर ही करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेल्थ होती है, ठीक है। तो फिर उसने किस नदी को निशाना बनाया था, जिसमें ये था कि उसने मंदिरों को निशाना बनाया था। तो इन मंदिरों में से कौन था इन मंदिरों का मुख्य रूप से उसने 4 मंदिरों को निशाना बनाया था, ठीक है। जिसमें से कि ये था कि महेश्वर मंदिर था, कन्नौज मंदिर था, मथुरा था, ठीक है, और सोमनाथ टेम्पल था, ठीक है, जिसके उसने मुख्य रूप से जिसे निशाना बनाया था, ठीक है। और उसने बहुत ही ज़्यादा दौलत उससे छीनी। विद द वेल्थ लोकेटेड from the Somnath temple, he beautified the city of Ghazni with beautiful buildings, mosque, museum, library, and a university. He patronized scholars like Al-Biruni and Farsi. Al-Biruni was sent to India by Mahmud Ghazi. जितने भी पैसे चुराए थे, ठीक है, लूटा था भारत को, उस सारे पैसों से उसने क्या किया कि उसने गजनी में बहुत ही खूबसूरत इमारतें बनाई, ठीक है, और मस्जिद, संग्रहालय, पुस्तकालय, इससे कई सारी चीज़ें उसने बनाई, ठीक है। उसने विश्वविद्यालय का भी यानी कि यूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया उसी पैसों से, ठीक है। क्या किया, अल-बरूनी और फिरदौसी जैसे विद्वानों को अपने पास रखा, ठीक है। उसके बाद अल-बरूनी को महमूद गजनी ने भारत भेजा था, ठीक है।